हम 60 के दशक के ना एक पुराने और हलचल भरे भारतीय बाजार की कल्पना करते हैं। ओके। मतलब कोई हाईटेक गैजेट नहीं है वहां, स्क्रीन पर कोई भारी भरकम वीएफएक्स या वो जो ग्रीन स्क्रीन का मायाजाल होता है ना, वो सब कुछ भी नहीं है। हम्म। बस एक चतुर सा पॉकेट मार है, एक बेहद आकर्षक चोर और देश से भागने के लिए एक नकली पासपोर्ट बनवाने की उनकी तरकीब। आहा, 1961 की क्लासिक फिल्म पासपोर्ट। बिल्कुल। मतलब मधुबाला, देवानंद और प्रदीप कुमार जैसे दिग्गज। और अगर उसे आज याद किया जाए ना, तो सब कुछ कितना कितना सीधा लगता है। हाँ, एकदम। वो पूरी फिल्म ना सिर्फ इंसानी आकर्षण, उनकी वो कमाल की कॉमिक टाइमिंग और प्योर टैलेंट पर टिकी हुई थी। सही कहा। एक ऐसा दौर था वो जहां सिनेमा का मतलब सिर्फ और सिर्फ कहानी कहना होता था। और वो कहानी कहने का जो तरीका था ना, वो बहुत ही ऑर्गेनिक हुआ करता था। मतलब उस दौर में सिनेमा घरों में लोग किसी 100 करोड़ के बजट या किसी पीआर कैंपेन को देखकर नहीं जाते थे। बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ उन चेहरों के आकर्षण और उन इंसानी जज्बातों को महसूस करने जाते थे। वो ना एक तरह की शुद्ध कला थी, जहां निर्माताज और दर्शक के बीच एक सीधा बिना किसी फिल्टर वाला रिश्ता होता था। लेकिन अगर उस ब्लैक एंड व्हाइट दौर की सादगी से हम सीधे आज के दौर में छलांग लगाए ना, तो नजारा पूरी तरह से बदल जाता है। अरे बाप रे, बिल्कुल बदल जाता है। जमीन आसमान का फर्क है। आज हमारे पास एक हाईटेक स्टूडियो में बैठा एक म्यूजिक डायरेक्टर है, जो सिर्फ एक फिल्म का संगीत देने के लिए 25 करोड़ रुपए की फीस चार्ज कर रहा है। 25 करोड़! मतलब ये आंकड़ा सुन के दिमाग सुन हो जाता है ना? या फिर एक ऐसा भव्य जियोपॉलिटिकल सिनेमा है जिसके रिलीज होने से पहले ही हफ्तों पहले 6 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं। क्रेजी। ऐसा लगता है जैसे ये दोनों बिल्कुल अलग ब्रह्मांड है। एक तरफ 1961 की वो मासूमियत और दूसरी तरफ आज का ये अरबों डॉलर का डेटा संचालित इंडस्ट्रियल सिस्टम। इसे ना सिर्फ एक इंडस्ट्री का विकास नहीं कह सकते, ये एक बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट है। सिनेमा अब सिर्फ वीकेंड के मनोरंजन का साधन नहीं रहा। ये अब एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन बन गया है यार, जो हमारी राजनीति, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे समाज के बदलते हुए मनोविज्ञान को सीधा रिफ्लेक्ट करती है। और यही आज के हमारे इस डीप डाइव का मिशन है। इंडिया रिव्यू के 15 और 16 मार्च 2026 के जो ताज़ा आर्टिकल्स और बॉक्स ऑफिस सोर्सेज हमारे पास है ना, उनके जरिए हम भारतीय सिनेमा के इस बदलते रूप को गहराई से डिकोड करेंगे। बिल्कुल। पासपोर्ट की इस पुरानी सादगी से लेकर आज की विशालकाय ब्लॉकबस्टर्स और बाफ्टा जीतने वाली हमारी रीजनल फिल्मों तक का पूरा सफर तय किया जाएगा। और ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या आज का सिनेमा सिर्फ नंबर्स, एल्गोरिदम्स और मार्केटिंग का खेल बनकर रह गया है, या फिर इतनी चकाचौंध के बीच भी कहीं ना कहीं उन पुरानी कहानियों की आत्मा, वो सोल आज भी जिंदा है। बहुत ही गहरा सवाल है। तो शुरुआत हम उसी चीज से करते हैं जो आज के सिनेमा की दिशा तय करती है। मेरा मतलब है बॉक्स ऑफिस। हाँ, पैसा बोलता है। एग्जैक्टली। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बार बॉक्स ऑफिस के आंकड़े जो कहानी बयां कर रहे हैं ना, वो हमारे अंदाजे से बिल्कुल अलग है। हमारे सोर्सेज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेड एनालिसिस आया है, जो लॉन्ग टेल के वापस लौटने की बात कर रहा है। यार, ये लॉन्ग टेल वाला जो डेटा है ना, ये वाकई बहुत हैरान करने वाला है। पहले ये होता था कि साल की टॉप 10 फिल्में ही बॉक्स ऑफिस का 80 या 90% रेवेन्यू अपने नाम कर लेती थी। हाँ, बाकी सब तो बस संघर्ष ही कर रही होती थी। बिल्कुल। बाकी की सैकड़ों फिल्में बस किसी तरह सरवाइव करती थी। लेकिन अब डेटा बता रहा है कि टॉप 10 फिल्मों का मार्केट शेयर लगातार गिर रहा है। और इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सिनेमा इंडस्ट्री घाटे में जा रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि दर्शक अब अपना पैसा किसी एक बड़ी स्टार पावर वाली फिल्म पर लुटाने के बजाय उसे अलग अलग तरह की कहानियों में बांट रहे हैं। एकदम सही। इसे इस तरह से देखा जा सकता है कि दर्शकों का टेस्ट अब डेमोक्रेटाइज हो गया है। डेमोक्रेटाइज। पहले डिस्ट्रीब्यूशन का कंट्रोल कुछ ही हाथों में था, तो जो परोसा जाता था वही देखना पड़ता था। लेकिन अब लॉन्ग टेल का मतलब है कि एक छोटी फिल्म जिसकी कोई भारी भरकम मार्केटिंग नहीं है, वो भी हफ्तों तक सिनेमाघरों में टिक सकती है, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के दम पर। एग्जैक्टली। यहाँ ना सिनेमा के इस बदलते बिजनेस मॉडल को एक ग्रैंड इंडियन शादी के बुफे से समझा जा सकता है। हाँ हाँ, बुफे। अच्छा, बताइए कैसे? पहले क्या होता था कि शादी में लोग सिर्फ मेन कोर्स वाले काउंटर पर भारी भीड़ लगाते थे, यानी हमारे सुपरस्टार्स और उनकी 500 करोड़ की फिल्में। हाँ, जहाँ पनीर और दाल मखनी होती है। बिल्कुल।
लेकिन आज का दर्शक उस मेन कोर्स को छोड़कर उन छोटे, यूनिक और अलग-अलग स्टॉल्स पर सबसे लंबी लाइन लगा रहा है, जहां कोई इंडी या बेहतरीन रीजनल फिल्म लगी है। क्या बात है, बहुत ही सटीक एनालॉजी है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सच में दर्शक इतने स्मार्ट हो गए हैं या फिर वो बस उसी घिसे-पिटे स्टार फॉर्मूले से बोर हो चुके हैं? मुझे लगता है दोनों बातें सच हैं। दर्शक बोर भी हुए हैं और उनका एक्सपोजर भी बहुत बढ़ गया है। और इस एक्सपोजर का सबसे बड़ा और ताज़ा सबूत है मणिपुरी फिल्म बूंग। ओहो, बूंग। इस फिल्म ने सीधा बाफ्टा जीत लिया है। मतलब मणिपुर से लेकर लंदन के बाफ्टा स्टेज तक। ये अनरियल है ना? एक ऐसी इंडस्ट्री के लिए जो मुख्य रूप से हिंदी या साउथ के बड़े सेंटर्स पर फोकस करती है, वहां मणिपुर से निकलकर एक फिल्म का बाफ्टा जीतना एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और बूंग की ये जीत कोई तुक्का नहीं है यार। जो समीक्षाएं आई हैं, उनमें इसे प्यार और सहनशीलता की एक बेहद खूबसूरत कहानी बताया गया है। हाँ, बिल्कुल। और इसके प्रोड्यूसर्स विकेश भूटानी और शुजात सौदागर ने जो बात कही ना, वो सीधे इस लॉन्ग टेल वाले फिनोमिनन से जुड़ती है। उन्होंने कहा कि उनके क्राफ्ट की चुनाव ने भाषा की बंदिशों को पूरी तरह तोड़ दिया है। ये बहुत गहरी बात है। मतलब अगर आपकी कहानी कहने का तरीका, आपका विजुअल ग्रामर मजबूत है, तो दर्शक ये नहीं देखेगा कि फिल्म किस भाषा में है, वो बस उस जज्बात से कनेक्ट करेगा। यही तो कहानी की असली ताकत है। और ये सिर्फ इंटरनेशनल अवार्ड्स या थिएटर्स तक सीमित नहीं है। अगर हम ओटीटी स्पेस को देखें ना। हाँ, नेटफ्लिक्स पर आर्टिकल। बिल्कुल, नेटफ्लिक्स पर विनीत कुमार सिंह की नई सीरीज आई है, हेलो बच्चों। क्या बात है। अब विनीत कोई टिपिकल मेन स्ट्रीम सुपरस्टार तो है नहीं, लेकिन मनोज बाजपेयी और रणदीप हुड्डा जैसे इंडस्ट्री के दिग्गज खुलेआम सोशल मीडिया पर उनके काम की तारीफ कर रहे हैं। यार, ये एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव है। मतलब जब इंडस्ट्री के अंदर ही अच्छे क्राफ्ट की कदर होने लगती है ना, तो एक इकोसिस्टम बनता है जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नहीं, बल्कि प्योर टैलेंट पर निर्भर करता है। एकदम सही। लेकिन यहां रुककर हमें तस्वीर के दूसरे पहलू को भी देखना होगा। हाँ, बिल्कुल, सिक्के का दूसरा पहलू। क्योंकि एक तरफ जहां ये शानदार इंडी और रीजनल सिनेमा अपनी जगह बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि स्केल और भव्यता बिल्कुल एक एक्सट्रीम पर पहुंच गई है। हाँ, मतलब जो लार्जर देन लाइफ सिनेमा है। एग्जैक्टली। राष्ट्रवाद और जियोपॉलिटिक्स पर आधारित विशालकाय फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लिटरली सुनामी ला रही हैं। और इन फिल्मों का स्केल इतना बड़ा है कि ये किसी फिल्म रिलीज की तरह नहीं, बल्कि किसी सांस्कृतिक घटना की तरह बर्ताव करती हैं। लाइक अ कल्चरल इवेंट। बिल्कुल। रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर 2 के आंकड़े ही देख लीजिए। ओहो, वो नंबर्स तो पागल कर देने वाले हैं। 19 मार्च की रिलीज के लिए इसके 6.25 लाख टिकट, मतलब 6.25 लाख टिकट एडवांस में बिक चुके हैं। 6.25 लाख रिलीज से पहले। हाँ, दिल्ली, एनसीआर और मुंबई जैसे सेंटर्स में इसके शोज अभी से हाउसफुल हैं। विश्लेषक चर्चा कर रहे हैं कि कैसे धुरंधर द रिवेंज की ये फ्रेंचाइजी नेशनल सिनेमा को एक जियोपॉलिटिकल नैरेटिव के जरिए पूरी तरह से नया रूप दे रही है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक एड्रेनलिन रश है जिसे लोग थिएटर्स में जाकर एक साथ महसूस करना चाहते हैं। एक कम्युनिटी एक्सपीरियंस बन गया ये। सही कहा। लेकिन 6.25 लाख टिकट एडवांस में बिक जाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये दिखाता है कि जब आप सही नस दबाते हैं, खासकर देशभक्ति या जियोपॉलिटिक्स की, तो दर्शक किस तरह टूट कर आते हैं। हाँ, वो इमोशन बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन इसी के साथ मुझे जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प और थोड़ी चिंताजनक लगी, वो है फिल्म मेकर्स का पब्लिक सेंटिमेंट के प्रति हद से ज्यादा सचेत हो जाना। आप वो सलमान खान वाली फिल्म की बात कर रहे हैं? हाँ, सोर्सेज में अपूर्वा लाखिया का एक बयान है। उन्होंने खुलासा किया है कि सलमान की जो वॉर ड्रामा फिल्म बैटल ऑफ गलवान थी, उसका नाम रिलीज से पहले ही बदलकर अब मातृभूमि कर दिया गया है। और नया पोस्टर आते ही फैंस का रिएक्शन था, भाईजान ऑलवेज ऑन टॉप। यार, ये जो नाम बदलने की प्रक्रिया है ना, ये विशुद्ध रूप से रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट? हाँ। कैसे? मतलब देखिए, बैटल ऑफ गलवान एक बहुत ही स्पेसिफिक और संवेदनशील ऐतिहासिक घटना की तरफ इशारा करता है, जिस पर अलग अलग तरह के राजनीतिक और सामाजिक रिएक्शंस आ सकते हैं। कोई विवाद हो सकता है। बिल्कुल। वहीं मातृभूमि एक बहुत ही व्यापक, सुरक्षित और भावनात्मक शब्द है। इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। यही तो बात है। ऐसा लगता है जैसे आजकल के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को अपनी कला से ज्यादा एक राजनीति की तरह सोचना पड़ रहा है। हाँ, एकदम। वो बैठकर कैलकुलेट कर रहे हैं कि जनता किस शब्द पर कैसे रिएक्ट करेगी। और ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है यार। नहीं, माइथोलॉजी में तो ये और भी बड़ा फैक्टर है। पौराणिक कथाओं पर बन रही फिल्मों में तो ये दबाव और भी भयंकर है। नितेश तिवारी की जो नई रामायण आ रही है,
उसका स्किल देखिए। रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश, कास्टिंग ही कितनी मैसिव है। और फैजल मलिक भी। पंचायत फेम फैजल मलिक को कुंभकर्ण के रोल में लिया गया है। अरे हाँ, वो कास्टिंग चॉइस तो सच में आउट ऑफ द बॉक्स है। लेकिन इन सब के बीच टीवी के ओरिजिनल राम यानी अरुण गोविल जी का एक बहुत ही सीरियस बयान आया है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि इस नई रामायण की तुलना आदि पुरुष से न की जाए और पौराणिक कथाओं को दिखाते समय विजुअल सैंक्टिटी यानी दृश्यात्मक पवित्रता को बनाए रखना बहुत जरूरी है। अरुण गोयल जी का ये बयान सिर्फ एक एक्टर की राय नहीं है यार। तो और क्या है? ये दरअसल पूरे समाज की उस कलेक्टिव मेमोरी की आवाज है जो इन महाकाव्यों से जुड़ी है। कलेक्टिव मेमोरी? हाँ, विजुअल सैंक्टिटी का मतलब ये है कि दर्शकों के मन में इन भगवानों की, इन किरदारों की एक छवि पहले से तय है। सदियों से वो छवि चली आ रही है। बिल्कुल। अगर कोई फिल्म मेकर अपनी क्रिएटिविटी के नाम पर उस छवि के साथ जरा सी भी छेड़खानी करता है तो वो दर्शकों के सीधे गुस्से का शिकार होता है। आदि पुरुष के केस में हमने यही देखा था। सही कहा, लेकिन यहाँ ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास, लाइक एक कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है मुझे। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? एक तरफ हमारे मेकर्स इतने डरे हुए हैं कि वो फिल्मों के टाइटल बदल रहे हैं, विजुअल सैंक्टिटी की बातें कर रहे हैं, सब कुछ एकदम सेफ रखना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही कोई कंटेंट इंटरनेट पर रिलीज होता है, सारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। सोशल मीडिया ने दर्शकों को पावर तो दे दी, लेकिन वो पावर एक बहुत ही डार्क जगह पर जा रही है। आहा, आप उस कैंसिल कल्चर और ट्रोलिंग की बात कर रहे हैं जो अब हमारी डिजिटल जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल। उदाहरण नोरा फतेही और संजय दत्त का नया गाना है। इंडिया रिव्यू की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म केडी द डेविल का गाना सरके चुनर तेरी सरके, हाँ, या जिसे कन्नड़ में सरसे निन्ना सेरागा सर से कहा जा रहा है, वो गाना रिलीज होते ही भारी विवादों में घिर गया है। यार इस विवाद की गहराई समझना जरूरी है। मतलब प्रोमो में नोरा को एक बार में डांस करते दिखाया गया है, जहां एक हुक स्टेप में वो अपना पल्लू गिराती और उठाती हैं। और इंटरनेट पर इसे लेकर एक ऐसा भयंकर बैकलैश आया कि पूछिए मत। लोगों ने इसे खुलेआम अश्लील बता दिया। हाँ, मैंने पढ़ा वो। एक यूजर का कमेंट तो यहाँ तक था कि बॉलीवुड का पूरी तरह से भोजपुरीफिकेशन हो चुका है। भोजपुरीफिकेशन? लाइक सीरियसली? और कुछ फैंस तो इतने नाराज हो गए कि उन्होंने डायरेक्टर प्रेम को ही अपनी कम्युनिटी से बाहर करने की यानी डिसोन करने की धमकी दे दी। यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है ना, वो ये है कि इंटरनेट ने अलग अलग सांस्कृतिक सीमाओं को पूरी तरह खत्म कर दिया है। कैसे? मतलब एक ही कंटेंट को अलग अलग सेंसिबिलिटी वाले लोग एक साथ देख रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ इस गाने को वल्गर बताकर ट्रोल किया जा रहा था, हाँ। वहीं भोजपुरी फैंस इस गाने के बचाव में उतर आए। अरे हाँ, ये दिखाता है कि मर्यादा की परिभाषा कितनी सब्जेक्टिव है। जो चीज एक वर्ग के लिए कला या सिर्फ मनोरंजन है, वो दूसरे के लिए अश्लीलता हो सकती है। ये बहुत ही आई ओपनिंग पॉइंट है। लेकिन मर्यादा की इस ऑनलाइन बहस के बीच असली दुनिया की सच्चाई क्या है? मतलब एक तरफ हम अपनी पौराणिक फिल्मों में पवित्रता की मांग करते हैं, किसी के पल्लू गिराने पर इंटरनेट पर आग लगा देते हैं, और दूसरी तरफ हमारे ही लाइव शोज में क्या हो रहा है? सोर्सेज में एक बहुत ही परेशान करने वाली घटना का जिक्र है। ओह, आप उस भोजपुरी सिंगर वाले वीडियो की बात कर रहे हैं? हाँ यार, भोजपुरी सिंगर धनंजय शर्मा का एक वीडियो सामने आया है जहां वो एक लाइव स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान एक फीमेल डांसर को उठाकर सीधे नीचे भीड़ में फेंक देते हैं। यह घटना सिर्फ परेशान करने वाली नहीं है, ये एक बहुत गहरी सामाजिक बीमारी को दर्शाती है। बिल्कुल। ये डिजिटल युग की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है यार। लोग कीबोर्ड के पीछे छिपकर स्क्रीन पर दिखने वाली चीजों की मॉरल पुलिसिंग तो बहुत आसानी से कर लेते हैं। हाँ, गालियां देना बहुत आसान है। लेकिन रियल वर्ल्ड में जो असली पावर डायनामिक्स है और महिलाओं के प्रति जो व्यवहार है, वो आज भी इस तरह की क्रूरता से भरा हुआ है। एकदम सही बात है। और इन्हीं पावर स्ट्रक्चर से लड़ना कितना मुश्किल होता है, यह सिंगर चिन्मयी श्रीपदा के केस से समझा जा सकता है। ओ, चिन्मयी का संघर्ष तो बहुत लंबा है। जब तमिल सिनेमा के मशहूर गीतकार वैरामुथु को ज्ञानपीठ सम्मान देने की बात उठी ना, तो चिन्मयी ने जिस तरह से वहां के जेंडर डायनामिक्स के खिलाफ आवाज उठाई, वो असाधारण हिम्मत का काम है। हाँ, वो सालों से एक सिस्टम से लड़ रही हैं, बिना थके। लेकिन यार, इस अटेंशन इकोनॉमी का एक दूसरा और भी ज्यादा अजीब पहलू है। क्या? एक तरफ चिन्मयी जैसी आवाजें हैं जो सिस्टम को सुधारने लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अटेंशन पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप बिग बॉस की बात करने वाले ना? आपने पकड़ लिया। बिग बॉस OTT 3 की चंद्रिका दीक्षित, जिन्हें सोशल मीडिया पर वड़ा पाव गर्ल के नाम से जाना जाता है, हाँ, उनका एक बयान आया है।
उन्होंने कहा कि अपने बच्चे को पालने के लिए जरूरत पड़ी तो वो किसी के साथ भी सो सकती हैं। उफ, ये बयान सच में ये सोचने पे मजबूर करता है कि वायरल होने की भूख ने हमें कहाँ ला खड़ा किया है। ये सचमुच शॉकिंग है यार। मतलब अटेंशन पाने के लिए अपने ही मॉरल्स को इस तरह पब्लिक में नीलाम कर देना, ये दिखाता है कि फेम का नशा कितना खतरनाक हो सकता है। बहुत खतरनाक। और जब यही डिजिटल भीड़ आपके खिलाफ हो जाती है ना, तो इसका दर्द कितना गहरा होता है, ये करण जौहर के उस हालिया इंटरव्यू से पता चलता है। अरे हाँ, करण जौहर वाला वो किस्सा। करण ने साझा किया कि वो एक ट्रोल का कमेंट पढ़कर बुरी तरह टूट गए थे और लिटरली रो पड़े थे। उस ट्रोल ने लिखा क्या था? उस ट्रोल ने लिखा था कि करण ने अपने बच्चों यानी यश और रूही को एक माँ के प्यार से वंचित कर दिया है। यार ये बहुत ही क्रूर है। करण ने उस अनजान ट्रोल से बस यही पूछा, क्या आप खुश हैं? ये सुनकर सच में दिल बैठ जाता है कि लोग किसी अजनबी को चोट पहुंचाने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। ये इस बात का सबूत है कि इस कांच की स्क्रीन ने हमारी एम्पैथी यानी दूसरे का दर्द समझने की क्षमता को लगभग खत्म ही कर दिया है। एग्जैक्टली। जब आप सामने वाले इंसान को सिर्फ एक कंटेंट या अकाउंट मान लेते हैं ना, तो उसके मानवीय पहलू को नजरअंदाज करना बहुत आसान हो जाता है। तो एक तरफ हमारे पास ये अत्यधिक क्रूर ट्रोलिंग से भरी दुनिया है और उसी इंडस्ट्री में 25-25 करोड़ की फीस वाली एक बहुत ही ठंडी कॉर्पोरेट मशीनरी भी चल रही है। 25 करोड़? आप फिर से अनिरुद्ध रविचंद्र की बात कर रहे हैं? हाँ, सोर्सेस के मुताबिक म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंद्र ने अल्लू अर्जुन की आने वाली फिल्म AA23 के लिए 25 करोड़ रुपए की फीस चार्ज की है। ओह माय गॉड! 25 करोड़ सिर्फ एक फिल्म के संगीत के लिए। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो 1961 की पासपोर्ट के जमाने में शायद पूरी फिल्म इंडस्ट्री का बजट हुआ करता था। हाँ, शायद उससे भी कम। वही तो। लेकिन क्या इस भयंकर कमर्शियलाइजेशन के बीच इंसानियत और कला के लिए वो जो पुराना प्यार था, वो कहीं बचा है क्या? देखिए, इंडस्ट्री का ढांचा चाहे जितना कॉर्पोरेट हो जाए, लेकिन कला का जन्म हमेशा मानवीय भावनाओं से ही होता है। कैसे? इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण वो है जो एक्टर लिलीपुट ने हाल ही में साझा किया। अच्छा, लिलीपुट जी ने क्या कहा? उन्होंने एक बहुत ही भावुक खुलासा किया है अपनी और कमल हासन की दोस्ती के बारे में। ओह, कमल हासन। हाँ, लिलीपुट ने बताया कि कैसे कमल हासन ने लिलीपुट की असल जिंदगी के एक बहुत गहरे व्यक्तिगत दिल टूटने की घटना को, उनके हार्ट ब्रेक को लिया और उसे 1989 की अमर क्लासिक फिल्म अप्पू राजा की कहानी में पिरो दिया। ओहो, अप्पू राजा। यार ये कहानी सच में रोंगटे खड़े कर देती है ना? एक दोस्त जो एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है, हाँ? वो अपने साथी कलाकार के दर्द को सिर्फ सुनता ही नहीं है, बल्कि उसे गहराई से समझकर उसे एक ऐसी कला में बदल देता है जो दशकों बाद भी लोगों को रुलाती है। बिल्कुल। ये सिनेमा का सबसे पवित्र रूप है यार। किसी के निजी दर्द को एक यूनिवर्सल मास्टरपीस में बदल देना। और ये ना सिर्फ एक फिल्म की बात नहीं थी, ये उस दौर के उस भाईचारे की बात है जो एक्टर्स के बीच हुआ करता था। हाँ, एक कैमराडरी थी। अक्षय कुमार का वो पुराना किस्सा भी इसी भावना को दर्शाता है। कौन सा किस्सा? जब उन्होंने अपना बेस्ट एक्टर का अवार्ड स्टेज पर लेने से मना कर दिया था। अच्छा, हाँ। और भरे मन से कहा था कि ये अवार्ड आमिर खान को मिलना चाहिए क्योंकि वो अपनी फिल्म के लिए इसके असली हकदार हैं। यार, आज के दौर में तो ये सोचना भी नामुमकिन सा लगता है। हाँ, बिल्कुल। मतलब क्या आज के समय में जहां हर स्टार की हर सांस एक पीआर एजेंसी कंट्रोल करती है, कोई स्टार अक्षय कुमार जैसा बड़ा दिल दिखाकर अपना अवार्ड अपनी मर्जी से किसी दूसरे एक्टर को दे सकता है? बहुत मुश्किल है। या फिर आज के समय में अगर ऐसा कुछ होता भी है तो हम सबसे पहले यही सोचेंगे कि ये शायद इंस्टाग्राम के लिए बनाई गई कोई नई कंटेंट स्ट्रैटेजी है। हाँ, हमने अपना भोलापन खो दिया है। ये एक बहुत ही वैलिड ऑब्जर्वेशन है। हर चीज को ब्रांडिंग के चश्मे से देखने की इस आदत ने उस पुराने निस्वार्थ भाव को कहीं ना कहीं कम कर दिया है। एकदम सही। लेकिन फिर भी उम्मीद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अनिल कपूर जैसे दिग्गज भी हैं। झक्कास। हाँ, 40 साल से इस इंडस्ट्री में है, अनगिनत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आज भी अपनी आने वाली फिल्म सूबेदार को लेकर उनमें एक नए कलाकार जैसा उत्साह है। ये जो लंबी पारी है ना, ये सिर्फ पैसे या पीआर से नहीं आती, ये अपने काम के प्रति एक सच्चा लगभग आध्यात्मिक जुनून से आती है। बिल्कुल, सिनेमा से सच्चा प्यार। तो अगर इस पूरी चर्चा के सारे पन्नों को एक साथ रखकर देखा जाए ना, तो भारतीय सिनेमा की जो तस्वीर उभरती है वो बहुत ही बहुत कॉन्ट्रास्टिंग है। बहुत सारे रंग हैं इसमें। हाँ,
एक तरफ हमारे पास हजारों करोड़ के बजट है, 25 करोड़ की फीस है और धुरंधर 2 या रामायण जैसे विशालकाय महाकाव्य हैं जहां मेकर्स एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं कि कहीं कोई नाराज न हो जाए। हाँ, सेफ गेम। और दूसरी तरफ बूम जैसी इंडी फिल्में हैं जो बिना किसी शोर शराबे के भाषा की दीवारें तोड़कर बाफ्टा जीत रही हैं। बिल्कुल। एक तरफ सोशल मीडिया की वो डार्क दुनिया है जहां ट्रोल्स लोगों को रुला रहे हैं और दूसरी तरफ अप्पू राजा जैसी कहानियां हैं जो इंसान के दर्द को हमेशा के लिए अमर कर रही हैं। सिनेमा आज भी हमारे समाज का सबसे सच्चा आईना है। यह हमारी भव्यता की चाहत और हमारी सबसे कमजोर इंसानी भावनाओं दोनों को एक साथ समेटे हुए हैं। और लॉन्ग टेल का वापस आना ना ये साबित करता है कि चाहे मशीनरी कितनी भी बड़ी हो जाए, अंत में जीतने वाली चीज वो कहानी ही होगी जो दिल को छू सके। क्या यार, इसी बात से जुड़ा हुआ एक आखिरी और थोड़ा उकसाने वाला विचार मेरे दिमाग में आ रहा है। अच्छा, क्या विचार है? हमने बात की इस लॉन्ग टेल की, अलग अलग आवाजों की, और इस बात की कि कैसे मेकर्स जनता के गुस्से से बचने के लिए टाइटल्स तक बदल रहे हैं। बिल्कुल। पर अगर भविष्य की कल्पना की जाए, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पूरी तरह से हावी हो जाएगा, ओह, ओके। जब एक एआई सिस्टम दर्शकों के इन सारे रिएक्शंस, उनकी ट्रोलिंग की आदतों और बॉक्स ऑफिस के पिछले 50 साल के डेटा को एनालाइज करके एक ऐसी परफेक्ट और गारंटीड हिट स्क्रिप्ट लिखने लगेगा जिसमें रिस्क 0% होगा। बाप रे, ये तो बहुत डरावना ख्याल है। तो क्या होगा? क्या तब ये जो अलग अलग जोखिम भरी, इंसानी कमियों से भरी कहानियां हैं, लाइक बूम या अप्पू राजा, क्या वो बच पाएंगी? या फिर हम वापस एक ऐसे मशीन मेड सिनेमा की तरफ लौट जाएंगे जहां सब कुछ एकदम सुरक्षित, एकदम परफेक्ट होगा, लेकिन उसमें वो इंसानी धड़कन नहीं होगी। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। क्या हम परफेक्शन के चक्कर में सिनेमा की आत्मा को खो देंगे? इस बात पर हमारे सुनने वालों को भी जरूर विचार करना चाहिए। बिल्कुल। हेडलाइन से हार्ट बीट्स तक आप सुन रहे थे बॉलीवुड डीप डाइव फ्रॉम indiareview.com। कहानियों के बीच फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।